जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार और उम्मीद कर रही हूं कि इतनी देर से आपके साथ जुड़ी हूं, कुछ बातें अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ कर सकूंगी। आज प्रधानमंत्री जी को देखा आपने, गए थे वो, कहां गए थे भाई? वो गए थे आज संसद में उन्होंने भाषण दिया। भाषण वीर तो बहुत बढ़िया है, लंबी लंबी हाँकते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। और भाषण वीर जो हैं वो कैसे बने आप मुझे बताइए। भाषण वीर जो हैं वो भाषण जीवी शब्द अब हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आंदोलनकारियों को वो अब कहते हैं आंदोलन जीवी, मतलब ये अपने बारे में बताते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई कुछ कहता है तो उसमें उसकी अपनी छवि छलकती है। जब आप कोई बात करते हैं तो उसमें आपकी अपनी छवि छलकती है। आज मैं गुस्से में जब बात करती हूं तो मेरी छवि भी गुस्से वाली दिखती है। हाँ, और जब मैं किसी को टारगेट करती हूं तो इसलिए करती हूं क्योंकि किसी ने मुझे कुछ कहा, लेकिन उसको मैं किस प्रकार से टारगेट करती हूं, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है रिएक्ट कर देना, एक होता है सोच के रिएक्ट करना। लेकिन सोच के रिएक्ट करने में भी दो तरीके होते हैं। एक, अच्छी सोच वाले लोग सही तरीके से आंकलन करें, और दूसरे जो क्योंकि उनके अंदर जहर भरा हुआ है वो केवल गलत तरीके से आकलन करते हैं साथियों। और यही किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी की कुर्सी का मैं मान करती हूं और आप सबको करना चाहिए। आप किसी भी दल के साथ हो, किसी भी समुदाय से हो, जाति से हो, धर्म से हो, लेकिन आप सब भारतवासी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होती है, प्रधानमंत्री का जो पद है, उसका हमेशा सम्मान करना सीखिए। मगर अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो लोगों को बदनाम करे, जो देश के लोगों का सम्मान करना ना जाने, तो वो एक अलग बात हो जाती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी को, प्रधानमंत्री को हमेशा मान दिया जाता है तब तक जब तक वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को उसमें नहीं लाता। मैं ये क्यों कह रही हूं? हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने वोट दिए। आज आप में से बहुत सारे लोग उनसे नाराज हैं और बहुत सारे लोग इसलिए खुश हैं कि बहुत सारे लोग नाराज है भैया, है ना। लेकिन उसमें संयम बरतने की आवश्यकता होती है। लेकिन संयम तब नहीं बरता जाता जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को संयम ना हो अपनी भाषा पे, संयम ना हो कि वो लोगों का मान सम्मान करे, और संयम ना हो कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को माने। अगर ऐसा होता है तो आवाज उठानी पड़ती है, जैसा आज भारत देश में हो रहा है। शायद अब हो रहा है, शायद आगे कभी ना हो। मैं ऐसा मानती हूं कि मोदी जी को तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष लेकर आया हो, क्योंकि इन्होंने ये निश्चित करके रख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रखे। ये अपनी पार्टी में अपना किरदार इतना बड़ा करना चाहते थे, बार बार कहते थे लोग मोदी के लिए ये कह रहे, लोग मोदी। अरे मोदी कौन है? मोदी कोई नहीं है। मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता था, जिस नेता को लोगों ने भरोसा करके चुना, देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो मोदी इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रधानमंत्री मोदी। आपके लिए, मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई, मोदी को टारगेट करके किसी को क्या फायदा मिलेगा? लेकिन ऐसा लोगों ने जब किया तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति पे किया जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान किया, लोगों का अपमान किया। विदेशों में जाकर, कोरिया में आपको याद है, जाके नोटबंदी के बाद कहा कि बेटी की शादी है, बाप रो रहा है कि पैसे नहीं है हलवाई को देने के लिए। ऐसे व्यक्तित्व को कुर्सी पर बैठाना, इसके लिए आप लोग झगड़ रहे थे। लेकिन ये इस पूरे नैरेटिव में इस डिवीजन को खत्म कर रहे थे, इस बात को, वो जो लाइन है ना कि इधर मोदी है और इस लाइन के इस तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो मैं तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, मेरे प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री होने के नाते उनका मान सम्मान करना जरूरी है। लेकिन अगर वो मेरे देश के लोगों का अपमान करे, मेरे देश के व्यवस्थाओं का अपमान करे, अगर वो मेरे देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही लाना चाहे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी आवाज को उठाऊंगी और आप सबको भी आवाज उठाने की जरूरत है। जब हम किसी भी नेता की बात करते हैं तो नेता दलों के होते हैं और एक
एक लोकतंत्र में एक दल सरकार बनाती है या कुछ दल मिलकर सरकार बनाती है और बाकी जो दल होते हैं वो विपक्ष में होते हैं। मगर ये जो दोनों होते हैं, सरकार और विपक्ष, ये किसके लिए होते हैं भैया? समझा दे कोई, इतने बेवकूफ मत बनना। मैं अपने सारे अंधभक्त भाइयों और बहनों को ये बता रही हूं, समझ लेना इस बात को आप लोग, कि अगर एक नेता है और उसका दल जो है वो सत्ता संभाले बैठा तो वो हमारी सरकार है, वो राजनीति करते हुए वहां पे पहुंचा, और जो विपक्ष में बैठा है वो विपक्षी नेता, उनके दल, वो भी राजनीति करके विपक्ष बने। कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक है तो वो कतई नहीं चल सकता यदि राजनीति ना हो। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्षी दल क्यों इतना घबराते हैं जब उन पर अंधभक्तों की जो ट्रोल आर्मी हमला करती है कि आप पूछिए शिवा चौधरी, आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं जवाब दूंगी। मगर ये जो आपके ऊपर जिसने बोला है, इस चौधरी ढाबे को बोलो कि इसकी अपनी माँ के बारे में बात ना करे, है ना? इसकी माँ होगी, बोलू मैं तेरी माँ क्या है? चौधरी ढाबे है? खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल सकते हैं। अब सुनो, तो जब हम बात करते हैं एक दल की, वो सरकार में और विपक्षी सरकार के बाहर, और जो लोग होते हैं वो लोगों के लिए कार्य किसको करना है? सरकार में बैठे दल को सत्ता संभालने। सरकार जो मजबूत है, और मेरे भारत देश की सरकार तो मजबूत ही होगी, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो। मैं अपने देश की सरकार को हमेशा सक्षम देखना चाहूंगी, आप भी देखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप विपक्ष को देखें तो विपक्ष में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो अगर अपना कर्तव्य ना करे तो मुझे दिक्कत होगी। अगर विपक्ष में बैठा, अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो आपको एक बात बताऊं कि जब जब उन्होंने आवाज उठाई, कई बार लगता था कि वो कुछ ज्यादा ही बोलते, क्योंकि वो तो उनकी आदत है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो आज भी सत्ता में बैठकर भी उन्हें पता नहीं कि उनका काम है सवालों के जवाब देने, वो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, बेवकूफ। खैर, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जो सरकार के बाहर राजनीतिज्ञ होते हैं उनका काम होता है राजनीति करना। वो उनसे कैसे छीना जा सकता है? मगर भारतीय जनता पार्टी घटिया, गंदी, नीच राजनीति करती है, इसीलिए आप लोगों को कहती है ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में आपको बता रहे हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि विपक्षियों ने जो किसानों को भ्रमित किया है, तो वो बता रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, मगर आपके दिमाग में डालना चाहते हैं कि वो घटिया राजनीति है, जबकि विपक्ष वो कर रहा है जो लोकतंत्र में उसका काम है। और मोदी जी सुन ले, भारतीय जनता पार्टी सुन ले, संघ सुन ले, और संघी जो है हिंदू महासभा के वंशज संघी सुन लो, हमें रोक नहीं पाओगे, हम तो बोलेंगे। तुम चाहते हो कि यहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो जाए, क्योंकि और कोई तरीका आता नहीं इनको। आप लोग इस बात को भी समझिए, इनको आता ही नहीं है कि सत्ता में लोगों को साथ लेकर कैसे आए। इनको केवल ये आता है कि आप लोगों को झूठ दिखाए, गलत बताए और लोगों से नफरत करवा के आपसे आपका वोट ले, और वही आप करते हैं। अब की बार आप सीख तो गए होंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई। भाई मैं किसी को क्यों चुनूंगी? मैं विद कांग्रेस हूं, मैं इन कांग्रेस कहां से बना रहे हो मुझे? खैर, अब देखो, जब राजनीति की बात आती है तो मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों? मतलब मैं कहूं कि कांग्रेस राजनीति करे और कौन सी पार्टियां हैं, सपा राजनीति करे, तृणमूल करे, जो भी अकाली दल वगैरह सब करे, और ये ना करे। वैसे अकाली दल तो इन्हीं के समर्थक है, आप करे, आप भी वैसे इन्हीं की भी पार्टी है। लेकिन यदि मैं कहती हूं कि ये राजनीति ना करे तो इसलिए कहती हूं कि जब आपके दल को चुन लिया जाता है तो आप सरकार बनाते हैं। कल मुझे बहुत अचरज हुआ कि विपक्ष में से किसी ने इस बात को नहीं कहा। मैंने कहा था
किसी चैनल पे डिबेट पे मैंने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल जाते हैं, मेरे और आपके पैसों पर, आप भी टैक्स भरते हैं, आप एक साबुन भी अगर खरीदे तो भी टैक्स भरते हैं, तो आपके और मेरे पैसे से सरकार एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, वहां पे मोदी जी जाते हैं और वो भाषण देते हैं और वो बताते हैं कि 5,000 करोड़ के प्रोग्राम्स वो लाए हैं बंगाल के लिए, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह, भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर की तरह अपना इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करते हैं। विपक्षियों को, वहां पे ममता बनर्जी है, कांग्रेस थी, उनको वो टारगेट करते हैं। ये उनका अधिकार नहीं है। इस पर सवाल बनता है, खबरदार प्रधानमंत्री जी, आपने देश के पैसों से अगर अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करी, आपको अधिकार नहीं है। उस स्टेज से तो नहीं था आपको जहां से आपने किया, भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेज से आपको अधिकार है। आप विपक्षियों पर हमला बोले, उन्हें अपशब्द कहे, जो आपको बहुत बढ़िया आता है। ये साथियों एक और चीज ये भूल गए हैं कि ये कैसे आए थे। इन लोगों को कहा मुझ गरीब को इन्होंने बुरी बातें करी, इसीलिए आप लोगों ने दया करके इनको चुन लिया। दया करके कभी नेता नहीं चुना जाता, क्योंकि जो दया का पात्र हो, दया जीवी हो, तो वो दया जीवी बनकर रह जाएगा। आज प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि आंदोलन, कल 4 दिन पहले कह रहे थे कि मैं उनसे बात करने को तैयार हूं किसानों से। आज कह रहे हैं कि वहां वो जो है, कुछ लोग आंदोलन करते रहते हैं, आंदोलन से ही ये देश बना, बिना आंदोलन के आजादी ना मिलती। वरना मोदी जी के जो पूर्वज थे, हिंदू महासभा और संघी, वो हमें गुलाम ही रख देते। वो आंदोलन था जो बापू ने लड़ा, उस आंदोलनकारी हमारे बापू को उनकी हत्या करी इनके संघियों के हिंदू महासभा के नथुराम गोडसे ने, जो भारत देश का पहला आतंकवादी था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं वो बड़ा अच्छा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, जो भी नथुराम गोडसे के बारे में अच्छी बातें करता है उससे मैं नाराज हो जाता हूं। ये कहा था प्रज्ञा ठाकुर के लिए। झूठ है, क्योंकि असली में वे तो नथुराम गोडसे के अनुयायी है। आप देखिए कि उन्होंने आज कहा कि आंदोलन जीवी है जो आंदोलन करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आंदोलन जीवी हैं। याद है आपको, वे आंदोलन करते हुए गए थे वो रथ यात्रा में, जब जेपी मूवमेंट था और जब इंदिरा गांधी जी ने जो है इमरजेंसी लगाई थी, तब भी ये आंदोलन जीवी उसमें आंदोलन कर रहे थे। मैंने कहा ना, ये अपने बारे में बता रहे हैं, ये किसी और के बारे में नहीं बता रहे, ये केवल और केवल अपने बारे में बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं। और ये आंदोलन जीवी को देखिए, सिर पर पगड़ी बांधकर भी चले गए थे। वो वहां पे कश्मीर में भी बताते हैं कि मैं तो झंडा फहराने लाल चौक पे गया था। तो आंदोलनों का हिस्सा ये क्यों बने? मतलब कि ये करे तो रासलीला, विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब आप दूसरे को अटैक करते हैं इस भारत देश में, उस बेचारे गरीब को लोग चुन लेते हैं। आज मोदी अटैक कर रहे हैं, अब देखते हैं कि किस गरीब को चुना जाएगा। जो हमारे विपक्ष है उनको ये कहते हैं कि ये एफडीआई है। क्या लिखा है? इन्होंने कहा फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। नहीं, ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी नहीं, ये जो है ना, ये क्षमा याचिका जीवी मोदी जी, ये माफी जीवी मोदी जी के पूर्वज, याद है कौन? वीर, ये बोलते हैं सावरकर, उनका नाम तक बदनाम कर दिया इन्होंने। आज तक कांग्रेस कभी सावरकर या गोलवालकर को टारगेट नहीं करती थी, पर क्या करे, उनकी असलियत आपको बताने की जरूरत है। मालूम है आपको, गोलवालकर को फरवरी 1948 में जेल भेजा गया था। इनके अध्यक्ष थे संघियों के अगस्त 1948 में छोड़ा था। ये बताया कभी इन्होंने? आपको पता है क्या कभी ये? 4 फरवरी 1948 को संघ को, यानी कि आरएसएस को बैन किया था सरदार पटेल ने। जी हाँ, सरदार पटेल ने। और ये तो नेहरू जी की गलती है जो उस बैन को हटा दिया गया, वरना आज ये उन पर ये गलतियां मढ़ नहीं सकते। अभी तक मोदी जी ने ये नहीं कहा कि नेहरू जी की गलती है कि ये किसान बैठे हैं। इनका क्या भरोसा, ये कह देंगे नेहरू जी की गलती है कि देश को कृषि प्रधान बना दिया, नेहरू जी की गलती बता देंगे कि लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। इन्हें तो शर्म नहीं आती।
और इन्हें शर्म आ भी नहीं सकती, क्योंकि इनके घर के किसी ने लहू नहीं बहाया इस देश के लिए, इनकी पार्टी के किसी ने नहीं बहाया, उनके पूर्वजों ने नहीं बहाया, इन्होंने मलाई चाटी। मलाई, समझ में आया? लड़ाई किसी ने और लड़ी, किसी ने और अपनी जान दी, और इन्होंने मलाई खाई। और 70 साल समझ लीजिए, इन्होंने देश को दीमक की तरह अंदर से खोदा, हर पार्टी के अंदर घुस घुस के तोड़ा, क्योंकि ये दीमक है जो अंदर से देश को खाता है। और कहते हैं कि बस मोदी है तो मौका है। भाई क्या मतलब, हु आर यू? आई मीन हु द हेल आर यू? आप अपने आप को क्या समझते हो यार? जस्ट एक इंसान ही तो हो, और कितने साल ये प्रधानमंत्री रहेंगे? साथियों, आपको सोचना पड़ेगा। ये कह रहे थे आज कि बहुत सारे बुजुर्ग बैठे, उन बुजुर्गों को घर ले जाओ और आंदोलन खत्म कर दो। साथियों, ये भी तो बुजुर्ग हैं, इन्हें कहो अपना झोला लेकर अपने घर जाएं, और हम पीछे आते हैं। जब अगली सरकार आएगी तब होगी इनकी ढूंढवाई। जब अगली सरकार आएगी तब उस झोले की असलियत जो है वो सबके सामने भी आएगी। इन्होंने कहा कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, जो मतलब विपक्षियों को कह रहे थे कि आप फॉरेन के डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसे कहते तोड़ फोड़ की विचारधारा। अरे तो इस फॉरेन वालों के पीछे पीछे क्यों जा रहे थे? हर देश में जा रहे थे, बता रहे थे डंका बज रहा है देश का, बता रहे थे कि विश्व गुरु बन गया। ये विश्व गुरु बन गया? बताइए जरा। बिल्कुल बुलाया था। देव कुमार दुबे कितने बेवकूफ हो। यही तो कह रही हूं कि ये नेहरू जी की गलती है कि नेहरू जी ने मंत्रालय भी दिए। नहीं, हम गलत नहीं मानते हैं, आप मानते होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आप भी इस देश के वासी हैं। आप होते कौन है? सर्टिफिकेट बांटते हो ना, बेचारे। तुम बताओगे कि कौन देशभक्त और कौन राष्ट्रवादी नहीं है? अरे तुम्हारी औकात क्या है संगियों? तुम बताओगे कि किसके अंदर खून है एक राष्ट्र प्रेमी का? तुम्हारे अंदर तो खून है सावरकर का, गोलवालकर का, जो कहते थे अंग्रेजों से कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। गोलवालकर ने चिट्ठी लिखी थी कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ना। जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया है उसको कुचलो। इसीलिए तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी आरएसएस संघ के नुमाइंदे बनकर बता रहे हैं कि आंदोलन नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी असलियत इसी से पता चल जाती है। वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं। तो इस बुजुर्ग को घर भेज देना चाहिए। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा एमएसपी है, थी और रहेगी। अच्छा, सब्सिडी भी, गैस पर सब्सिडी भी थी, है और रहेगी, है ना? है ना? सब्सिडी है सबके पास, राशन कार्ड भी थी, है और रहेगी। हाँ, रेलवे थी, है और रहेगी, बेच दिया। एयरपोर्ट थी, है और रहेगी, बेच दिया। क्या क्या बेचोगे? उत्तराखंड में कहर देखा है हमने, कहर देखा है। सिर्फ मोदी जी के ये जो आइडियाज है ना, 4 धाम यात्रा के लिए 4 धाम रोड बना दो। अबे पहाड़ को खोद के ऐसी जगह पे जिसके नीचे प्लेट है जो हिल रही है, जहां पे अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, वहां पे उठा के अपने दोस्तों को कह रहे नहीं यहाँ पे ठीक है, सब कुछ बन रहा है। और ये सिर्फ इनकी सरकार का दोष नहीं, पिछली सरकार कांग्रेस की भी सरकार ने किया, ये सबका दोष है। और देखो, अरे एक आदमी स्वामी सानंद जो आईआईटी में प्रोफेसर थे, जीडी अग्रवाल जी, उन्होंने आंदोलन किया 111 दिन, उसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा था, कई बार कहा कि मैं समाधि ले रहा हूं, उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया, उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनकी जान चली गई। जानते हैं वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जितने जल परियोजनाएं हैं हाइड्रो पावर के, ये गंगा के ऊपर, इसे बंद करो। वो बार बार कह रहे थे। 2013 की आपदा जो है वो मैं आपको बताऊं कि उस समय भी ये एक मंदिर को एक जगह से दूसरी जगह हटा रहे थे। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो कांग्रेस की सरकार के बारे में भी बता रही हूं आपको। तब भी ये कहा गया कि देवभूमि है, ऐसा मत करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका मान सम्मान करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। मंदिरों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। भगवान भगवान ही होता है, किसी भी धर्म के भगवान हो उनको मानना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोड़ दे, नहीं तो इंसान को तो किसी चीज का डर नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? और उसके बाद देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो धौली गंगा बता रहे हैं ना, 6 नदियां ऐसी हैं जिनका पानी जाता है गंगा में,
उस धौली गंगा के ऊपर ये छोटा सा एक हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट लग रहा था। मैं ऐसा मानती हूं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगने चाहिए, छोटे छोटे लगने चाहिए, लेकिन संवेदनशील इलाकों में पहाड़ खोद खाद के नहीं लगने चाहिए और पर्यावरण विदों से बात करना चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार इस वक्त तत्परता से लगी हुई है और हम उनके साथ हैं, क्योंकि 250 लोगों का पता चल रहा है कि जो नहीं है। तो इस चीज में अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि वो सारे लोग मिल जाएं। ईश्वर से आप भी प्रार्थना करिए, आप अपने जिसका जो भी भगवान है उनसे प्रार्थना करिए कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं वो मिल जाए। लखीमपुर खीरी के एक गांव के करीबन 60 लोग बताए जा रहे। सोचिए उस गांव का हाल। इसलिए कह रही हूं कि मैं अपने SDRF जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारी जो पुलिस है, ITBP है, वो इतना बेहतरीन काम कर रही है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन काश इन्होंने समझा होता, कई लोगों को बचाया है, लेकिन ऐसा हादसा ना होता तो बेहतर होता। इसलिए इस चीज को समझिए कि हमारे पहाड़ों को जब ये खोद दे रहे हैं तो उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। फिर कह रहे नहीं ये लोग विकास नहीं चाहते। भैया हम विकास चाहते, हम इस राज्य में रह रहे तो हम विकास नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि विकास के नाम पे कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसमें लोगों की मौतें हो जाए, सरकार में बैठे नुमाइंदों की नहीं होती। और हमारे एक नेताजी के साथ आज मैं एक डिबेट पे थी, कह रहे कि मैं इन पहाड़ों के पत्थरों में से निकला हूं। अरे तुम तो पत्थर दिल हो गए इन पहाड़ों में से निकल के, तुम्हारे अंदर तो संवेदनशीलता खत्म हो गई। मैं तो उस पहाड़ के उस पत्थर से नहीं निकली हूं, मैं तो अपनी जिस घाटी में रहती हूं उस घाटी के में से निकली हूं और यहां जन्मी हूं, लेकिन मुझे अपने पहाड़ का दर्द समझ में आता है, क्योंकि मैं घिरी हुई हूं पहाड़ों से और मैं चाहती हूं कि मेरे पहाड़ों का नुकसान ना हो, मेरे लोगों का नुकसान ना हो। और मैं बताती हूँ इंसानों का मान रखना चाहिए, जैसे भगवानों का मान होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें जैसे माँ गंगा की ये सारे जो नदियां मिलती है, मुझे लगता है कि इनका मान होना चाहिए और इनके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उनको समझने की कोशिश नहीं। ये प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, इसीलिए तो हमने भगवान या जो भी कहना शुरू करा है। जो भी चीजें होंगी, हम अगर उसमें गंगा मैया का स्वरूप देखते हैं तो क्या हमें उसका मान नहीं करना चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये निवेदन अपनी सरकार से भी है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो तो विकास के लिए लोगों से बातचीत करके सही तरीके से करना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम एक और है, हमारे नेताओं के अंदर विजन नहीं है, उनकी सोच बहुत संकुचित है, वो सोच नहीं सकते। भाई नए आइडियाज निकालो ना। इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ पढ़े लिखे लोगों को चुना करो यार। आप लोग भी तो किसी को भी उठा के कोई कहेगा जी मैं गरीब ये वो तो चुन लेंगे। अब देखो क्या हो गया, चाय खतरे में आ गई। पहले हिंदू खतरे में था, है, फिर असली किसान खतरे में आ गया, पता नहीं कौन कौन खतरे में आया, लेकिन अब चाय खतरे में आ गई। उसके बाद योग खतरे में। मोदी जी ने कलकत्ते में कल कहा कि योग खतरे में, चाय खतरे में। चाय खतरे में, चाय कैसे बताओ? आप चाय पीना बंद कर दोगे? अरे फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। चाय खतरे में हो सकती है, जिसको चाय की आदत पड़ गई, चाहे वो फिरंगी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो, वो आदत थोड़ी छूट जाएगी। वो तो आदत है। मैं तो बहुत चाय पीती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि चाय खतरे में। अरे मैं तो सोच रही थी कि जब आप प्रधानमंत्री बने तो चाइना खतरे में हो जाएगा। चाइना को वो लाल लाल आंखें दिखाई जाएंगी कि चाइना जो है वो मुंह की खाएगा। और हुआ क्या आप भी जानते हैं, आपको मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने देखा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, मैं इस बात को जरूर कहना चाहती थी कि आप लोग आगे से जब भी किसी नेता को चुनते सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि एक नेता ऐसा चुन लिया जो अपने आप को बहुत बेवकूफ दिखा रहा है, या तो प्रेशर में है या समझ नहीं पा रहा और हर चीज को वो अपने ऊपर ले रहा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी की IT सेल ने उन्हें इतना इंपॉर्टेंट बनाया, वो नहीं है इंपॉर्टेंट। वो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, भाई आप लोगों ने उनके नाम पे उनको चुना है, वो उतने तक सीमित है कि हम नहीं चाहते कि भाई उनके नाम पे क्यों हो रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो जाना सुनिश्चित हो गया है मोदी जी के हाथों। आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो भक्त नहीं, जो अंधभक्त नहीं है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ जो मोदी जी का विरोध करते हैं। आप मुझे बताइए क्यों कर रहे हैं आप उनका विरोध? 5-6 साल, अगर एक टर्म और मिल जाता है तो आप समझ लीजिए इधर कितने हैं, 3 साल बचे, 5 और 8 साल, उसके बाद कितनी उम्र हो जाएगी? 78। चलिए 5 साल और बना लीजिए, 83। उसके बाद आपके बच्चे तो दुनिया में रहेंगे, 83। उसके बाद एक और टर्म दे दीजिए। कितने टर्म देना चाहते हैं आप? हैं 88 के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे? हैं नहीं ना, तो कहीं तो रुके। चलो 100 साल तक बना दो, उसके बाद तो रुकेगा ही कहीं ना कहीं सिलसिला, भूलिएगा मत।
भूलिएगा मत। आडवाणी जी को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी याद है, हर एक को मान तो तब भी करना, हम तब भी भाई प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो तब भी उनकी देखभाल करी जानी होगी। अब ये अलग बात है कि वो कहाँ पे देखभाल करनी पड़ेगी, वो कहाँ पहुंचते हैं, मतलब प्रधानमंत्री आवास से निकलकर, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये आपको सोचना है। उसके बाद कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कौन, अगला नेता कौन, सोचिएगा। और इसी के साथ आज अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई बात नहीं, क्रिमिनल माइंडेड होने दीजिए, क्रिमिनल माइंडेड। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, डकैत डकैती से जाए पर उचक्केपन से ना जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका और इस लंबी 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 दाढ़ी में झाड़ी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मेरे पेज पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो गाली देते हैं वो गाली उनके हिस्से में, क्योंकि उनकी सरकार के कितने बुरे हाल हैं। लोग सड़कों पे हैं, नेता उनको बदनाम कर रहे हैं, अपने ही वोटर्स को। ऐसे ही खत्म होंगे। एक ये तरीका, दूसरा जब अंदर से टूट फूट शुरू होगी, जैसे आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा कर रहे हैं मोदी जी कि किसान आंदोलन में कुछ ना कुछ तो वो भी कर देंगे। मगर क्या आदित्यनाथ नहीं जानते कि उनकी राहों में बहुत रोड़े अटकाए हैं मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने भी। वो अंदर से क्या करते हैं आगे देखते जाइए। उन्हें भी तो अपना अगला चुनाव लड़ना है, जीतना है। किसानों की लड़ाई उनसे तो है ही नहीं, वो उनके वोटर भी तो हो सकते हैं ना। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखिए, ये अपने आप टूटेंगे। जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे गिरता भी है। चढ़ने दीजिए, जितना चढ़ेंगे उतना उतरेंगे भी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी और जिनको मिर्ची लग रही है उन्हें लगने दीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा, औरीन जी। नमस्कार, जय हिंद।